students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is algorithm and flowchart. Objectives of learning about algorithm, about flowchart. In our routine life, we carry out certain steps in sequential order to perform a task. Everyone does some tasks from getting up in the morning to sleep at night. All tasks are performed in steps. Let us understand with the examples given below. Process of doing homework. Open the school bag, take out your school diary, see the timetable, take out required books and exercise books, do the homework accordingly, keep them in the bag after finishing the homework, close the bag. तो आपका एल्गोरिथम ऑफ फ्लो चार्ट बेसिकली क्या होता है, आपकी जो रूटीन लाइफ में कुछ सीक्वेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप एक पैटर्न में करते हैं, यानी कि एक भी चीज़ उसमें से स्किप अगर आप कर देंगे तो पैटर्न बिगड़ जाता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अगर आपको होमवर्क करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना स्कूल बैग ओपन करेंगे, उसमें से अपनी स्कूल की डायरी निकालेंगे, टाइम टेबल देखेंगे, आपकी रिक्वायर्ड बुक्स और एक्सरसाइज बुक्स को निकालेंगे, होमवर्क करेंगे अकॉर्डिंगली, वापस बैग में रखेंगे, अपना काम खत्म करने के बाद बैग को क्लोज कर देंगे. तो ये एक सीक्वेंशियल पैटर्न है. इसमें से अगर आपने बीच में से एक चीज स्किप कर दी तो पैटर्न आपका बिगड़ जाता है. तो इसे कहते हैं एक प्रॉपर मैनर में एल्गोरिथम या फिर फ्लो चार्ट. प्रोसेस टू फाइंड द सम, टेक फर्स्ट नंबर, टेक सेकंड नंबर, एड द टू नंबर्स, गेट अ सम. Similarly, to solve any problem on a computer, we analyze and understand the nature of the problem first. When we write the work involved in doing a step-by-step process, it is called an algorithm. जैसे अगर आपको किसी भी दो नंबर्स का सम लेना है तो पहले आप एक पहला नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और उसका सम आपको मिलता है. तो यहाँ पर ये आपका एक प्रॉपर एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है. तो इसी मैनर में आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें भी एनालाइज करा जाता है, देखा जाता है नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. उसके बाद आपका एक सेट आपका एक प्रॉपर एक प्रोसेस सेटअप किया जाता है स्टेप बाय स्टेप. तो कंप्यूटर में जो स्टेप बाय स्टेप की प्रोसेसिंग होती है उसे कहते हैं एल्गोरिथम. Algorithm is the step-by-step instructions written in simple language to perform a particular task. These set of instructions, when written in any programming language, become a computer program. So, algorithm is an important part of program development. तो आपका जो एल्गोरिथम होता है वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसी भी एक टास्क को करने के लिए. सिंप्लीफाइड मैनर में होते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी लिखी जाती है आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने के लिए. तो एल्गोरिथम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए. Let us take a few examples. Algorithm to send a letter by mail to your friend. Step 1, start. Step 2, take a blank sheet of paper and a pen or pencil. Step 3, write a letter. Step 4, put it inside an envelope and seal it. Step 5, write the address of your friend on the envelope. Step 6, paste the stamp. Step 7, drop the letter into a letter box. Step 8, stop. तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, अगर आपके फ्रेंड को आपको कोई लेटर पोस्ट करना है तो आप क्या करेंगे. सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करने के बाद आप एक ब्लैंक शीट लेंगे पेपर की, फिर पेन लेंगे या पेंसिल लेंगे, लेटर को लिखेंगे, एक एनवेलप के अंदर डालेंगे, उसको सील करेंगे, पैक करेंगे, एड्रेस आपके डालेंगे आपके फ्रेंड का एनवेलप के ऊपर, स्टैम्प उस पर पेस्ट करेंगे, लेटर बॉक्स में उसको ड्रॉप कर देंगे और फिर लास्ट स्टेप होगा स्टॉप का. तो ये आपका एक एल्गोरिथम है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है एक टास्क को करने के लिए. एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग एल्गोरिथम्स. There are many advantages of writing algorithms for solving any problem. Some of them are as follows. They are easy to understand, they are easy to implement, they are very easy to modify, they are independent of any political computer language. अब algorithm के फायदे क्या होते हैं लिखने के? बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं. आप समझने में इतना आसान होता है तो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंटेशन भी उसका ईजी हो जाता है. इम्प्लीमेंटेशन ईजी है, समझना आसान है, तो मॉडिफाई चेंजेस अगर आपको बीच में कुछ करने हैं, मिड कोर्स करेक्शंस करने हैं या मॉडिफिकेशंस करने हैं तो वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं. एंड ये किसी भी पॉलिटिकल कंप्यूटर लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए आपको ये आसानी से समझ में आ जाता है. Rules for writing algorithms. There are some guidelines for writing an algorithm. These guidelines or rules make algorithms easy to understand by different people. While writing an algorithm, follow the given rules. Number the statements such as step 1, step 2, etc. Always begin with the word start.
Write the statements clearly. Write each statement in a separate line. Write the word stop at the end of the algorithm. It should be clear, precise and well defined. Now, let us take some examples to understand the algorithm better. तो before we move further और examples हम देखते हैं तो हम कुछ rules देख लेते हैं. कुछ rules होते हैं algorithms को लिखने के, आप randomly किसी भी तरीके से इसे नहीं लिख सकते हैं. सबसे पहले तो आपका step आपकी mention होनी चाहिए, step 1, step 2, step 3 इस तरीके से, जिसमें कि आपका पहला step आपका हमेशा start से शुरू होना चाहिए. आपके स्टेटमेंट्स क्लियरली लिखे होने चाहिए. हर एक स्टेटमेंट दूसरी लाइन में होनी चाहिए. दो स्टेटमेंट्स को एक ही लाइन में मिक्सअप नहीं करना है आपको. और एंड हमेशा आपका एल्गोरिदम होना चाहिए, यानी कि लास्ट स्टेप आपका होना चाहिए स्टॉप. अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स. एल्गोरिदम टू कैलकुलेट द सम एंड एवरेज ऑफ 3 numbers. Step 1 start. Step 2 input first number A. Step 3 input second number B. Step 4 input third number C. Step 5 find the sum of 3 numbers A plus B plus C. Step 6 find the average A plus B plus C divided by 3. Step 7 print average. Step 8 stop. तो यहाँ पर अगर 3 नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है तो उसके लिए आपके क्या स्टेप्स हैं. पहला स्टेप होगा स्टार्ट आपको लिखना है. स्टार्ट के बाद आपको दूसरे स्टेप में पहला नंबर आपको डालना है जो कि होगा A. थर्ड स्टेप में दूसरा नंबर डालना है जो कि होगा B. और चौथे स्टेप में आपको तीसरा नंबर डालना है जो है C. फिर पांचवें स्टेप में आपको सम फाइंड करना है तीनों नंबर का, दैट इज A प्लस B प्लस C. स्टेप 6 में आपको एवरेज फाइंड आउट करना है, दैट विल बी A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 3. देन कम्स योर स्टेप 5 जहां पे आपको एवरेज फाइंड करना है. एंड लास्ट फाइनल स्टेप होगा आपका स्टॉप का. तो यहाँ पे हर एक चीज आपकी अलग अलग लाइंस अलग अलग स्टेप में प्रेजेंट है. स्टार्ट होगा आपका, बिगिन होगा आपका एल्गोरिदम स्टार्ट से और एंड होगा स्टॉप पे. एल्गोरिदम टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. स्टेप 1 स्टार्ट. स्टेप 2 टेक लेंथ ब्रेथ. स्टेप 3 पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ. स्टेप 4 प्रिंट पेरीमीटर. स्टेप 5 स्टॉप. तो यहां पर अगर आपको किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो पहला स्टेप आपका वही सेम होगा स्टार्ट. फिर आपका स्टेप 2 होगा टेक लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. स्टेप 3 में पेरीमीटर इज इक्वल्स टू उसका फॉर्मूला होता है 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ. स्टेप 4 में प्रिंट पेरीमीटर. और लास्ट फाइनल स्टेप में आप लिखेंगे स्टॉप. फ्लो चार्ट. Any problem can be better understood when represented pictorially. The pictorial representation of any problem is called flowchart. While solving the problem in computer, flowchart makes the programming easy. Thus, it can be said that the flowchart is a pictorial representation of the algorithm. Flowchart is a step-by-step process of representing the solution of a particular problem in a graphical or pictorial form. In other words, it is a systematic pictorial representation of an algorithm. It is very easy to draw and understand. Now you will learn more about flowcharts. तो flowcharts क्या होते हैं students? कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको एक नॉर्मल रिटन पैटर्न में गिवन होगी तो वो आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आपको इतना मजा नहीं आएगा पढ़ने में. तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पिक्चर वाइज फॉर्म में अगर आपको कोई चीज गिवन होती है तो वो आप इजीली समझ भी पाते हैं, देख भी पाते हैं और बहुत ही आई कैचिंग होता है, यानी कि देखने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग सबको लगता है. तो फ्लो चार्ट्स में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है बहुत ही प्रिसाइज मैनर में होती है, आपकी स्टेप बाय स्टेप होती है, तो वो आपको देर तक याद भी रहती है और आप आसानी से उसको पढ़ भी पाते हैं. तो आपका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिथम का वो आपका फ्लो चार्ट के फॉर्म में होता है. Symbols of flowcharts. To make a flowchart, you need some symbols. Standard symbols are used to draw a flowchart. Each symbol represents a specific type of activity. Let us learn about the symbols that are used to draw a flowchart. Symbol, name, description. Start or stop box. The oval-shaped terminal box is used to indicate the start and the end of a flowchart. Input or output box. The parallelogram-shaped input or output box, as the name suggests, is used to show the input and output related steps in a flowchart. Processing box. The rectangular-shaped processing box is used to show the processing step, calculations, data, manipulation, and so on in a flowchart.
Flow line, these arrows that are used to connect the various geometrical symbols in a flow chart are called flow lines. The direction of the arrow shows the order in which the computer will execute the instructions to solve the problem. Decision box, the diamond shaped box shown here is called the decision box. It is used to indicate an operation that requires a logical decision making by the computer. The outcome of a decision can be either true or false. Observe that one arrow goes into the decision box and two arrows come out of it to indicate two alternate actions to be performed based on the outcome of the decision making. Connector. Sometimes when a flowchart is lengthy and spreads into two or more pages, then connectors are used to connect two parts of a flowchart on different pages. तो आपका जो फ्लो चार्ट होता है इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एल्गोरिथम्स या फिर अलग अलग सिंबल्स इसमें होते हैं. तो पहला होता है आपका स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स, जो आपका ओवल शेप टर्मिनल बॉक्स होता है. ये आपके फ्लो चार्ट के बिगिनिंग और एंडिंग आपको दिखाता है. देन कम्स योर इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स. ये एक पैरेललोग्राम जैसा शेप होता है, जैसा आपको नेम सजेस्ट कर रहा है. जो आपका इनपुट और आउटपुट रिलेटेड स्टेप्स होते हैं फ्लो चार्ट में वो आपको इसमें मेंशन होते हैं. फिर आपका प्रोसेसिंग बॉक्स आता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है प्रोसेसिंग बॉक्स का. इसमें आपके जो प्रोसेसिंग स्टेप जैसे कैलकुलेशंस हो गए, डेटा मैनिपुलेशन हो गया, ये सारी चीजें आपको गिवन होती हैं. देन कम्स योर फ्लो लाइन. ये जो फ्लो लाइन होती है ये वेरियस ज्योमेट्रिकल सिंबल्स जो होते हैं आपके फ्लो चार्ट में उनको कनेक्ट करके एक फ्लो लाइन के फॉर्म में आपको लेकर आती हैं. जो आपके डायरेक्शन होते हैं एरो के, ये शो करते हैं आपकी ऑर्डर जिसमें कंप्यूटर आपके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. फिर आपके डिसीजन बॉक्स आते हैं. जो डिसीजन बॉक्स होते हैं डायमंड शेप बॉक्स होता है, इसको डिसीजन बॉक्स कहा जाता है. ये इंडिकेट करता है आपके अलग अलग टाइप के ऑपरेशन को जिन पे लॉजिकल रीजनिंग की जरूरत होती है कंप्यूटर में करने के लिए. जैसे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर इज ग्रेटर दैन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर, वो सही है या गलत है वो आपको गिवन होती है. जो आपका एरो बाहर की तरफ निकल रहा होता है उसमें आपका ट्रू होता है, नीचे की तरफ जाने वाला फॉल्स होता है. और आपको दिखाई दे जाएगा कि आपका जो डिसीजन बॉक्स के अंदर चीजें मटेरियल गिवन है, डेटा गिवन है, वो ट्रू है या फिर फॉल्स है. फिर आपका कनेक्टर आता है. कभी कभी आपके फ्लो चार्ट में जो स्टेप्स या इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो दो या दो से ज्यादा पेजेस में फैल जाते हैं. तो ये जो कनेक्टर होता है ये दो से ज्यादा पेज या अलग अलग पेजेस में जब स्प्रेड हो जाते हैं आपके इंस्ट्रक्शंस तो उनको कनेक्ट करता है. इंस्पिरेशन. Frank Gilbreth made the first flowchart in 1921 for showing office processes. First use of flowcharts for describing a computer program was done by Hermann Goldstein and John von Neumann. तो आपका जो इंस्पिरेशन यानी कि फ्लोचार्ट स्टार्टिंग कैसे हुई, 1921 में सबसे पहले फ्रैंक गिलब्रेथ ने ये फ्लोचार्ट बनाया था ऑफिस के प्रोसेसेस दिखाने के लिए. और सबसे पहले इनसे भी पहले फ्लोचार्ट का जो यूज करा था फॉर डिस्क्राइबिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम्स वो करा था हरमैन गोल्डस्टीन एंड जॉन फोन नॉयमान ने. अ फ्लोचार्ट टू गो स्कूल इन अ स्कूल बस. स्टार्ट, गेट अप फ्रॉम बेड, ब्रश योर टीथ, हैव अ बाथ, वेयर स्कूल यूनिफॉर्म, हैव ब्रेकफास्ट. A. Prepare school bag. Go to the bus stop and wait till school bus arrives. Get into the bus when it arrives. Enter the school. Stop. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो फ्लो चार्ट की इन्फॉर्मेशन है वो एक से दूसरे पेज में शिफ्ट हो रही है जहाँ पे आपके कनेक्टर्स का भी यूज करा गया है ए के फॉर्म में. तो पहले क्या आया आपका स्टार्ट आया ओवल में, फिर आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें आपके अलग अलग स्टेप्स गिवन है. पहले आप उठेंगे, ब्रश करेंगे, खाना खाएंगे, उससे पहले नहाएंगे, फिर आपको यूनिफॉर्म पहनेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर दूसरे पेज में आ गया तो कनेक्टर आपका शो हो गया इस पेज पे भी उस पेज के स्टार्टिंग में भी. ना स्कूल बैग प्रिपेयर करेंगे, बस स्टॉप पे जाएंगे, बस का वेट करेंगे, बस के आते ही बस में चढ़ जाएंगे, फिर स्कूल में एंटर करेंगे और लास्ट में क्या करेगा, स्टॉप. आपका फ्लो चार्ट एंड हो गया है. Rules of flowchart. Number 1, it flows from top to bottom and left to right. Second, it is arrow which indicates the flow and pattern of information. Third, if your flowchart is too long to adjust in one sheet, then connector can be used. Number 4, crossing flow lines do not indicate that there is any logical connection between those lines. Number 5, ensure that the flowchart has a logical start and finish. अब आपके flowchart को बनाने के भी कुछ rules होते हैं. सबसे पहला है आपका जो फ्लो चार्ट होता है टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट पैटर्न में जाता है, कभी भी नीचे से ऊपर या राइट टू लेफ्ट नहीं जाता है. उसके बाद आपका जो एरो होता है वो आपको पैटर्न दिखाता है जो इन्फॉर्मेशन आपकी फ्लो चार्ट पे गिवन होती है.
आपका अगर फ्लो चार्ट बहुत लंबा है, दूसरे पेज पे चला गया है, तो आप कनेक्टर्स का भी यूज कर सकते हैं। फिर आपको ये इंश्योर हमेशा करना पड़ेगा कि आपका जो फ्लो चार्ट है उसमें आपने हमेशा बिगिनिंग स्टार्ट से करी है और एंडिंग हमेशा स्टॉप से करी है। Do you know there is only one start symbol in each flow chart and there can be any number of stop symbols in each flow chart? तो एक फ्लो चार्ट में स्टार्ट तो एक ही होता है किसी भी फ्लो चार्ट में, लेकिन स्टॉप वाला जो आपका स्टेप होता है वो कितनी भी बार आ सकता है। Draw a flow chart for calculating the net salary of 35 people. Start. Count 0, input basic, input HRA, DA basic into 10 divided by 100, net salary is equals to basic into HRA plus DA, print net salary, count is equals to 35, print net stop। तो ये आपका फ्लो चार्ट है जिसमें आपने 35 लोगों की सैलरी को कैलकुलेट करा है। एरो ने दिखाया है कि किस पैटर्न में आपका ये फ्लो चार्ट चल रहा है। Critical thinking. Suresh is drawing a flow chart to calculate area of a triangle. Which box does he need to? Number 1, read the sides of a triangle. Second, calculate the area. Third, show the value of area of the triangle. तो सुरेश जो है वो एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहा है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए। कौन सा बॉक्स उसको चाहिए? रीड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, कैलकुलेट द एरिया, शो द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्या चाहिए उसको ट्रायंगल को कैलकुलेट करने के लिए, ये आपको बताना है। Conditional problem solving. While solving a problem, a program may need to check a condition. This means it will run the program further depending on the result of the condition. For this purpose, we use if, then, else statement. The computer will check the if condition. If it is true, it will run the statements after then. If the condition is false, it will run the statements after else. This method is called conditional problem solving. तो आपकी कंडीशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपका जो प्रोग्राम होता है वो आगे तभी बढ़ता है, डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट क्या आया है कंडीशन का। फॉर दिस पर्पस ये 3 टाइप की कंडीशन या स्टेटमेंट्स को यूज करता है, इफ, देन, एल्स। तो आपने अगर कंप्यूटर में चेक किया है इफ कंडीशन, तो अगर वो सही होगी तो वो आपकी रन करने लग जाएगी आफ्टर देन। अगर गलत है स्टेटमेंट तो आपका फॉल्स के बाद वो एल्स के बाद रन करने लग जाएगी। ये मेथड होता है कंडीशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग का। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल टू फाइंड स्मॉलर ऑफ 2 नंबर्स। एल्गोरिथम, स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 रीड A, B, step 3 if A is smaller than B, then A is smaller, else B is smaller. Step 4 stop. Flowchart, start, input AB, is A smaller than B? No, yes, print A is smaller, print B is smaller, stop. तो यहाँ पर आपने एल्गोरिथम में क्या किया है, एल्गोरिथम भी गिवन है, फ्लो चार्ट भी गिवन है। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों ही स्टार्ट से शुरू होते हैं, स्टॉप पे खत्म होते हैं। पहले आप स्टार्ट करेंगे, फिर आप स्टेप 2 में रीड A एंड B लिखेंगे, फिर आप टाइप करेंगे इफ A इज स्मॉलर दैन B, देन A इज स्मॉलर, एल्स B इज स्मॉलर, और स्टेप 4 होगा आपका स्टॉप का। सिमिलरली आपका फ्लो चार्ट है, स्टार्ट करेंगे, इनपुट A B डालेंगे, फिर आपका डायमंड लाइक में डिसीजन मेकिंग वाला आएगा, इज A स्मॉलर देन B? अगर नहीं है, फॉल्स है, तो राइट साइड का एरो आपको दिखा देगा और प्रिंट B इज स्मॉलर, और अगर येस होगा तो डाउन साइड एरो दिखाएगा जिसमें प्रिंट A इज स्मॉलर आ जाएगा, और लास्ट में आपका स्टॉप। Draw a flow chart to the greater number among the 2 numbers A and B. Start, input A and B, is A is equals to B? If yes, both numbers are equal. If no, is A greater than B? If no, B is greater. If yes, A is greater. Stop. तो यहाँ पे आपने क्या किया है, 2 नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है ये आपको बताना है। स्टार्ट करेंगे, इनपुट डालेंगे A और B, डायमंड लाइक में आपका डिसीजन आ जाएगा, इज A इज इक्वल्स टू B? इफ yes, बोथ नंबर्स आर इक्वल, और फिर आपका स्टॉप हो जाएगा। लेकिन इफ नो, तो आपका फिर दोबारा दूसरा क्वेश्चन आएगा, इज A ग्रेटर देन B? इफ yes, देन A इज ग्रेटर, फिर आप स्टॉप कर देंगे, इफ नो, देन B इज ग्रेटर, लास्ट में स्टॉप आ जाएगा। Loops and counters. Suppose you want to print your name once. The flow chart for this problem is as shown. Start, input name, print name, stop. तो आपको यहाँ पर सपोज आपका नाम प्रिंट करना है, तो उसका फ्लो चार्ट आपको गिवन है, स्टार्ट होगा, इनपुट नेम, प्रिंट नेम और स्टॉप।
Now if you want to print your name 100 times, flowchart will be very long. For this you need to repeat the printing process 100 times. This repetition is called looping. तो looping क्या होता है? यही जो process है, अगर आपको आपके नाम को 100 बार प्रिंट करना है तो इतना लंबा फ्लो चार्ट अगर आप बार बार टाइप करेंगे बहुत लंबा हो जाता है. इसे कहते हैं लूपिंग, किसी भी एक पैटर्न को रिपीट करना. In looping, a counter is used to count the number of times a process is being repeated. A counter is a variable that keeps the record of each print. It gets incremented after every repetition. The program checks the value of the counter every time before next repetition. You can give any name to the counter. For example, count, counter, CT, X, X, Z, etc. To increment the value of a counter, the following instruction is used. New value of counter is equals to previous value of counter plus increment value. For example, let CT is a counter, so you have CT is equals to CT plus 1. तो फॉर एग्जाम्पल आपका जो काउंटर या लूपिंग होता है उसमें आपके जितनी बार भी आपने अपनी प्रोसेस को रिपीट करना है उसका नंबर आपको गिवन होता है. एक काउंटर एक वेरिएबल होता है जो कि आपके रिकॉर्ड को हर एक प्रिंट में रखता है. इट गेट्स इंक्रीमेंटेड, बढ़ता रहता है आफ्टर एवरी रेपिटेशन. जितनी बार रिपीट करते हैं उतनी बार ये इंक्रीज करता है. जो प्रोग्राम होता है वो हर बार आपकी काउंटर की जो वैल्यू होती है उस पर चेक रखता है, देखता रहता है बिफोर एंड नेक्स्ट रेपिटेशन में. आपका जो काउंटर है आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल काउंट, काउंटर, CT, X, Y, Z, कुछ भी. जो भी आपकी इंक्रीमेंट होती है, जो वैल्यू होती है काउंटर की, वो उसकी कुछ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस यूज करे जाते हैं. जैसे न्यू वैल्यू ऑफ काउंटर इज इक्वल्स टू प्रीवियस वैल्यू ऑफ काउंटर प्लस इंक्रीमेंट वैल्यू. तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? लेट CT इज अ काउंटर, सो यू हैव CT इज इक्वल्स टू CT प्लस 1. Let us now write the algorithm and draw the flow chart to print a name 100 times. Algorithm. Step 1, start. Step 2, read name. Step 3, count is equals to 1. Step 4, print name. Step 5, count is equals to count plus 1. Step 6, if count is smaller than or equal to 100, then repeat step 4, 5, 6. Else go to step 7. Step 7, stop. Flowchart, start, input name, count is equals to 1. Print name, is count smaller than or equal to 100? If no, count is equals to count plus 1. If yes, stop. और अगर आपका no है तो this forms a loop. तो यहाँ पे आपने loop अगर create करना है, सबसे पहले algorithm अगर आप देंगे तो start से शुरू होगा, फिर आप अपना नाम लिखेंगे, count देंगे is equals to 1, print name देंगे अगले step में, फिर step 5 में count is equals to count plus 1, step 6 में if your count is smaller than or equal to 100, then repeat step 4, 5 and 6. Else go to step 7 और step 7 क्या है? Stop. यानी कि आपका जो count है अगर वो 100 से नीचे या फिर 100 के equal है तो step 4, 5, 6 repeat करिए, अदरवाइज step 7 पे stop कर दीजिए. फ्लो चार्ट में भी ऐसे ही होगा, स्टार्ट से शुरू होगा. इनपुट नेम आपको देना है, काउंट इज इक्वल्स टू 1. प्रिंट नेम में इज काउंट स्मॉलर देन और इक्वल टू 100, अगर नो है तो काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1. ये एक लूप फॉर्म कर देगा और 100 बार, जितनी बार भी आपने प्रिंट का कमांड दे रखा है उतनी बार प्रिंट करेगा. एंड इफ योर आंसर इज यस तो आप स्टॉप पे चले जाएंगे. Let's revise. An algorithm is a set of stepwise instructions given in a specific order to solve a problem. A flowchart is a graphical representation of the sequence of steps required to solve a problem. To create a flowchart, different boxes are used which are connected to each other with the help of flow lines. After writing the algorithm, a flowchart is drawn. तो अब आपका जो algorithm है, it is a set of step-by-step instructions जो किसी भी टास्क को आपको follow करते हुए यूज करना होता है. हमेशा एक algorithm स्टार्ट से शुरू होता है, स्टॉप पे खत्म होता है. हर एक स्टेप आपकी अलग अलग स्टेटमेंट्स आपकी अलग अलग स्टेप्स में आती हैं. फ्लो चार्ट से पहले आपका एल्गोरिथम ड्रॉ होता है, फिर उसी एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए आपका फ्लो चार्ट ड्रॉ करा जाता है. और फ्लो चार्ट भी सिमिलर मैनर में होता है, स्टार्ट से शुरू होगा और स्टॉप पे खत्म होगा. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस आप खुद से करिए.